नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जंग का मैदान हो या फिर राजनीति का मैदान, अक्सर शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। और पहली बार अमित शाह के खास आदमी को, खास लोगों को एक ऐसा शेर मिला जिसने दिल्ली में उनके दफ्तर में घुसकर उनका बैंड बजा दिया। अब हो सकता है बहुतों को यकीन ना हो, पर सच यह है कि ममता बनर्जी के इस अग्रेसिव, इस एंग्री यंग मैन भतीजे अभिषेक बनर्जी ने छोटे मोटे अफसर को नहीं, अमित शाह के इलेक्शन कमिश्नर के चीफ कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, उनके दफ्तर में घुसकर ऐसा आईना दिखाया जो शायद कोई हिम्मत नहीं कर पाया। कोई नेता इस मुल्क में, देश में हिम्मत नहीं कर सकता है। दरअसल बंगाल में इलेक्शन को लेकर अभिषेक बनर्जी, जो टीएमसी के कई सांसदों की टीम को लीड कर रहे थे, उनकी मीटिंग थी दिल्ली में आयोग के मुख्यालय में। सामने ज्ञानेश कुमार बैठे थे। अब ज्ञानेश कुमार तो भाई इस वक्त सबसे ताकतवर अधिकारी हैं, अफसर हैं इस देश के। उन्होंने ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया, ऐसा अभिषेक का कहना है। और फिर ऊंची आवाज में बोलते बोलते थोड़ा तैश में आ गए और उंगली दिखाकर बात करने लगे अभिषेक बनर्जी से। तैश में, ऊंची आवाज में, उंगली दिखाकर। अब ममता बनर्जी के भतीजे को यह कहां बर्दाश्त होने वाला था, और उसने कहा कि मिस्टर, कायदे से बात करिए, बंधुआ मजदूर नहीं हो। सुन लीजिए, अभिषेक बनर्जी से ही सुन लीजिए क्या कहा उन्होंने ज्ञानेश कुमार को उनके ही दफ्तर में। हम लोग जब बात करना शुरू किए, पहली बात तो जब कोई बोल रहा था वो रोकने टोकने लग गया। ही स्टार्टेड लूजिंग हिज टेम्पर, मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला, यू आर नॉमिनेटेड, आई एम इलेक्टेड, आपका उंगली नीचे करके बात करिए, आपका उंगली नीचे करके बात करिए। अब अभिषेक बनर्जी का कहना था कि वो किसी से डरते नहीं, चाहे कोई आदमी अमित शाह का हो या फिर नरेंद्र मोदी का हो, वो डरते नहीं है। वो तो सिर्फ सवाल पूछने गए थे ज्ञानेश कुमार से, और ज्ञानेश कुमार ने उनके सवालों के जवाब नहीं दिए। और बाद में जब दफ्तर से बाहर निकले तो सड़क पर खड़े होकर अभिषेक ने चैलेंज कर दिया, अगर हिम्मत है, करेज है, तो अपने दफ्तर से निकलकर ज्ञानेश कुमार यहां आए और सबके सामने मेरे सवालों का जवाब दें। उनको लगता है कि हम जो बोलेगा वो सुन लेगा। आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड द इलेक्शन कमीशन ऑफिस, हियर इट गोज, निर्वाचन सदन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ज्ञानेश कुमार मस्ट बी हियरिंग व्हाट आई एम सेइंग बिफोर द मीडिया नाउ। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, बिहार हो, हर जगह जो खेल हुआ वो वोटर लिस्ट का ही खेल हुआ। और ऐसा ही खेल, कुछ प्लानिंग जो है वो गुजरात लॉबी की बंगाल में भी चल रही है, जिसको भांप लिया है ममता बनर्जी ने। इसीलिए ममता बनर्जी और आयोग के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है, जंग बढ़ती जा रही है। और इतनी बढ़ गई है जंग कि कल पश्चिम बंगाल पुलिस ने यही जो ज्ञानेश कुमार है और इनके जो सीईओ हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। जी हां, ज्ञानेश कुमार ने सोचा नहीं होगा कि कोई राज्य सरकार उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा सकती है। बुजुर्ग आदमी पुरुलिया के आदिवासी को हियरिंग पे बुलाया है, लेकिन उसका जान दे दिया है और ट्रेन लाइन का पास से उसका डेड बॉडी मिला है। तो तब जो है एफआईआर हो गया है ज्ञानेश कुमार और मनोज अग्रवाल का खिलाफ। यस, एफआईआर हो गया दोनों का खिलाफ। अब दोस्तों, एक तरफ आयोग और ममता बनर्जी की पार्टी के बीच जंग छिड़ी है, और इस जंग के बीच में मिस्टर चाणक्यानी अमित शाह बंगाल पहुंचे हुए, और बंगाल में वो अपना खेल खेल रहे हैं। इस जंग की आड़ में या इस जंग के पर्दे के पीछे वो अपना खेल खेल रहे हैं, मौके का फायदा उठा रहे हैं। और कलकत्ता पहुंचकर अमित शाह ने कई मीटिंग की, और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि बीजेपी 2/3 बहुमत से इस बार बंगाल जीत रही। यानी जो खेल हमने बिहार में किया या दिल्ली में या महाराष्ट्र में या हरियाणा में, ऐसा ही खेल आप बंगाल में देखने जा रहे हैं। ये अमित शाह कह रहे हैं 2/3 बहुमत से सरकार बन रही है पहली बार बंगाल में बीजेपी की। अमित शाह का दावा है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी है। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि इस तरह के दावे मिस्टर अमित शाह ने पिछली बार भी किए थे कि हमारी सरकार बन रही है, लेकिन वो बहुमत के संख्या से बहुत पीछे थे। ममता बनर्जी पिछली बार स्वीप कर गई थी, और इस बार जो बंगाल
बीजेपी की जो इंटरनल रिपोर्ट है बंगाल बीजेपी की, उसमें बीजेपी के एक्सपर्ट्स का खुद मानना है कि आज की तारीख में सिर्फ 80 सीटें जीतने की हैसियत है बीजेपी की बंगाल में। उस बंगाल में जहां पर विधानसभा में 294 सीटें, यानी बहुमत की जो संख्या है वहां पर जब आप सरकार बना सकते हैं वो 148 है। अब सवाल ये कि अगर 80 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं तो बाकी की 60-70 सीटें कहां से आएंगी? सवाल इस बात का है। तो क्या कोई खेल होगा, कोई नया फार्मूला तैयार कर रहे हैं अमित शाह, जो बिहार से थोड़ा अलग होगा, दिल्ली से थोड़ा अलग होगा, कोई नया फार्मूला तैयार हो रहा है, या फिर ममता बनर्जी के किले को ढाना इतना आसान नहीं। दोस्तों 3 महीने बाद ही इलेक्शन है और कहा जा रहा है कि साहब बंगाल का इलेक्शन बहुत डिसाइसिव है। आप कह सकते हैं कि एक तरह का गेम चेंजर होगा कि अगर बंगाल ममता ने जीता तो मोदी जी का रथ रुक जाएगा, जो विजय रथ हरियाणा से चला है और बिहार तक पहुंचा है, वो रथ रुक जाएगा। और अगर मोदी ने बंगाल जीत लिया तो फिर पूरब में, पश्चिम की तरह पूरब में भी झंडे गाड़ देगी बीजेपी। बड़ा डिसाइसिव ये चुनाव है, 3 महीने बाद है, अप्रैल में। क्या होने जा रहा है? आज मैंने प्रसून आचार्य साहब को बुलाया है। प्रसून आचार्य जो है वो ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को आज से नहीं 25-30 साल से देख रहे हैं। वो तब से अभिषेक बनर्जी को देख रहे हैं जब वो गोद में खेलते थे ममता बनर्जी के, और ममता बनर्जी को तब से जान रहे हैं जब से वो स्टूडेंट लीडर थी। तो एक इत्तेफाक से हमको एक ऐसा सीनियर जर्नलिस्ट मिल गया है जो बिहार की जानकारी रखता है। हालांकि बंगाली में जर्नलिज्म करते हैं लेकिन हिंदी भी बोल लेते हैं। अगर आप चाहेंगे तो एक एक बात उनकी समझ लेंगे। तो प्रसून दा को सुनिए। और मैंने इलेक्शन कमीशन में ये जो झगड़ा चल रहा है, ये जो जंग छिड़ी हुई है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, मैंने उमाकांत जी से बात करी है जो तकरीबन 30-35 वर्षों से इलेक्शन कमीशन देख रहे हैं। दोनों की बातें आप सुनिए। ये जो महाजंग है इसकी झलकी आपकी आंखों के सामने होगी। भाई लकेड़ा साहब, हम तो सुन रहे थे अभिषेक बनर्जी को, और अभिषेक बनर्जी ने कहा कि साहब ज्ञानेश कुमार उंगली उठाकर बात करने लगे, ऐसे बात करने लगे जैसे मैं उनका नौकर हूं। ये बताइए कि जब अभिषेक की मुलाकात, ममता के भतीजे की मुलाकात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ हुई तो क्या वाकई माहौल गर्म हो गया था? क्या हुआ था कमरे में, कुछ आपको पता लगा हो? देखिए, जो मेरी रिपोर्ट है और जो चीजें बाहर आई हैं उससे साफ साफ लगता है कि जब वो अंदर गए तो जो ज्ञानेश कुमार है वो घोड़े पे चढ़े हुए थे, वो भी तैस में थे कि भाई ये आएंगे तो इनको मैं सबक सिखाऊंगा, कैसे ये मैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूँ। तो ये जो अभिषेक बनर्जी है ये भी यंग है, ये भी, इसमें भी ममता बनर्जी का ब्लड है। और एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन। यस और ममता बनर्जी के जो सारे एमपीज हैं, चाहे वो लेडी एमपीज हो चाहे वो जेंट्स एमपीज हो, दे ऑल आर एग्रेसिव और बड़े लिखे पढ़े और टैलेंटेड लोग हैं। और इनको लगता है कि यूपी बिहार के एमपी आ गए हैं मिलने के लिए, इनको तो ऐसे ही भगा दूं। तो इनको नहीं पता कि बंगाल के एमपी है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि जब अभिषेक बनर्जी और उनके साथ जो बाकी लोग अंदर घुसे तो उनको लगा कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक जो संवैधानिक संस्था पे बैठे हुए व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो बड़ी शालीनता से। वो तो भारतीय जनता पार्टी के एक नंबरदार है, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की तरह वहां बोर्ड। यस, वो तो बीजेपी के जो इंटरेस्ट है अमित शाह के आदमी है, अमित शाह के सेक्रेटरी रह रखे। और किस तरह से वो इससे पहले भी एमपी के साथ दुर्व्यवहार कर चुके हैं, उनके साथ 15-20 एमपी के साथ वो बोल चुके हैं, बैठने की जगह नहीं दी उन्होंने। ऐसा आरोप है कि भाई किस तरह से उनको चेकिंग करके और किस तरह से। जी, तो ये जो चीजें हो रही है ये चीजें जी खतरनाक है। और इलेक्शन कमीशन की बड़ी बदनामी, इसमें इलेक्शन कमीशन की बदनामी हुई है। पॉलिटिकल पार्टी का जो नेता है वो तो अपनी बात कहेगा। जी प्रसून दा, आप तो अभिषेक बनर्जी को मुझे लगता है कि जब वो 15-16 साल के होंगे तब से आप जानते होंगे। बच्चा जन्म के बाद 2-3 साल का बच्चा से देख लो। अच्छा, जब बच्चे थे वो अभिषेक बनर्जी खेला भी है वो अच्छा, गोद में क्रिकेट का बॉल उसके घर में खेलता था। अच्छा, आप क्रिकेट खेलते थे बॉल? अच्छा, बड़ी ना अभिषेक बनर्जी अपना घर से बच्चा जो खेलता था तब से देखा, बचपन स्कूल भी नहीं गया होगा, उसी जमाना से देखा। दादा, आप तो कह रहे हैं कि भाई आपने तो बचपन से देखा, क्रिकेट बॉल खेलते हुए देखा, जब स्कूल नहीं जाते तब से आप अभिषेक बनर्जी को जानते। अभिषेक बनर्जी ये जो एंग्री यंग मैन के रोल में आए और जिस तरह से वो उन्होंने चढ़ाई कर दी, क्या आपको लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ये सबक सिखाना चाहते हैं
ज्ञानेश कुमार को, और इनके खिलाफ बहुत गुस्सा है टीएमसी के एकदम काडर में, लोगों में। बात सही है, क्योंकि देखिए बंगाल अभी गुस्सा में जल रहा है। क्योंकि पहले जो ड्राफ्ट लिस्ट निकले थे, ठीक है, 58 लाख लोगों का नाम निकाल दिया, जो डेट है, जो शिफ्टिंग है, ये तो हर जगह है, बूथ का बाहर जो लिस्ट है वो कर दिया, लगा दिया। लेकिन दोबारा जो है हियरिंग पे बुलाया है, मिसमैच हो रहा है। 1.5 करोड़ लोगों को लाइन पे खड़ा कर दिया, लोग डरे हुए हैं और कई आदमी जान गंवा दिया है। तो ऐसा ही है, दुर्जन मांझी करके एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी पुरुलिया के आदिवासी को हियरिंग पे बुलाया है, लेकिन उसका जान दे दिया है और ट्रेन लाइन का पास से उसका डेड बॉडी मिला है। तो तब जो है एफआईआर हो गया है ज्ञानेश कुमार और मनोज अग्रवाल का खिलाफ। यस, एफआईआर हो गया दोनों का खिलाफ। और अभी टीएमसी का वो लोग ये तैयार कर लिया, ऐसा कोई जान दे देगा तो होगा क्या, जो हम लोग एफआईआर पे चला जाएगा। क्या अभी जो मतलब रूप है, किसी की प्रताड़ना से या उसको परेशान करने से जान जाती है तो एफआईआर सीधे ज्ञानेश कुमार पर होगी, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। ममता बनर्जी खुद नहीं कहा, लेकिन डायरेक्शन टीएमसी के लोगों को ऐसा ही दे दिया। और इलेक्शन कमीशन बहुत सीरियसली लिया है। काल जैसा ज्ञानेश कुमार का खिलाफ सूर चढ़ाया अभिषेक बनर्जी, और इसके बाद शाम होते होते सीईओ बंगाल जो मनोज अग्रवाल, वो प्रेस नोट जारी किया है, जो हम लोग देख लूंगा, पर्दा फाश हो जाएगा, हम लोग का खिलाफ ये पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहा है। हम लोग भी त्योहार देखा, ये आप सोच नहीं सकते किस प्रकार से कोई इलेक्शन कमीशन स्टेटमेंट दे रहा है, लग रहा है कोई पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटमेंट है टीएमसी मतलब का आप कह रहे हैं कि कई लोगों को परेशान कर रहा है इलेक्शन कमीशन, और ममता बनर्जी और उनके काडर ने एफआईआर करा दी है। अब मामला और ज्यादा जो है आप कह सकते हैं गंभीर हो गया है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले एक चुनाव जो है टीएमसी वर्सेस इलेक्शन कमीशन हो रहा है। बीजेपी से तो बाद में निपटेंगे, पहले ममता बनर्जी इनसे निपटना चाह रही ज्ञानेश कुमार से। भाई ये बताइए लकेड़ा साहब, ये जो एक तरफ एफआईआर हो रही है, उधर ज्ञानेश कुमार तैश में आ जा रहे हैं। मुझे लगता है कि भाई ज्ञानेश कुमार भी आखिर इंसान है, भले ही वो अमित शाह की गोद में बैठे हैं, अमित शाह के आदमी हैं, लेकिन अगर आप किसी के खिलाफ एफआईआर करा दोगे तो गुस्से में तो बोलेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये सीधे सीधे लड़ाई अब ज्ञानेश कुमार और ममता बनर्जी के बीच में हो रही है, और ये लड़ाई भारी पड़ सकती है इलेक्शन कमीशन की साख पर? देखिए, मैं ये मानता हूं दीपक जी, जो मेरा एक्सपीरियंस है बंगाल के एमपीज के और इलेक्शन कमीशन दोनों के बीच में, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि एक इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ी मुसीबत होगा बंगाल को डील कर। उसका कारण है कि जो टीएमसी का जो कैडर है टोटल बहुत एग्रेसिव है और इंटेलिजेंट भी है, ऑर्गेनाइज भी है, ग्रास रूट लेवल पर है, और वहां उनकी पूरी सरकार भी उनकी है, पुलिस भी उनकी है, पर जितना लोग है सब बंगाल में तो ममता बनर्जी के कंट्रोल में है। वहां जाकर के उनके किले को छेदने का कोशिश करना या उसमें उसको ढाने की कोशिश करना, ये भारी पड़ सकता है इलेक्शन कमीशन को और ज्ञानेश कुमार को। उसका कारण है कि बंगाल के लोगों को भी पता है कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम तरह के एक राजनीतिक हथकंडा है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी के टूल के रूप में जिस तरह से बाकी राज्यों में वो इस्तेमाल हो रहा था, वो बंगाल में ममता बनर्जी अलाउ नहीं करेगी, या अभिषेक बनर्जी बाकी लोग अलाउ नहीं करेंगे। ये लड़ाई अभी दोस्तों ऐसा लग रहा है और अभी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों तरफ से जो तेवर हैं वो थम नहीं रहे। अगर ज्ञानेश कुमार थोड़ा गुस्सा करते हैं तो अभिषेक और ज्यादा चढ़ाई कर देते हैं, और ये आपको सामने कैमरे पर दिख रहा है। एक चीज प्रसूनदा पूछने चाहेंगे, क्या अभिषेक बनर्जी मतलब आजकल कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, आजकल कुछ ज्यादा ही आक्रामक हैं? इसके पीछे कुछ वजह है क्या? उनके मुकदमे जो हैं वो छूट गए हैं जो सीबीआई और ईडी के चल रहे थे, या फिर ममता बनर्जी उनको मुख्यमंत्री अगला बनाने जा रही? क्या वजह है कि इतना तैश, इतना तेवर, इतना आक्रामक होते जा रहे हैं अभिषेक बनर्जी? देखिए, बीजेपी का ये तो नीति है, डर दिखा के आप उसको एकदम मुंह बंद कर दो और वो दब जाएगा, तुम्हारा चरण में वो शरण ले लेगा। लेकिन अभिषेक बनर्जी का खिलाफ मुकदमा हुआ, एक आदमी अरेस्ट भी हुआ है, सीबीआई उसको अरेस्ट किया, उसका जांच पड़ताल किया, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं है। अमित शाह तो बोल रहा है, जो अभी मीटिंग पर काल हुआ था, बोला है अभी अरेस्ट कर देगा एजेंसी, तो परसों तो 15 दिन में तो छूट जाएगा, उसको बैकलैश होगा।
तो बीजेपी का लोग का ये सोचा था जो अभिषेक बनर्जी जेल चला जाएगा, खेल बदल जाएगा, लेकिन इतना दिन से जो चल रहा है, जांच ही चल रहा है, तो होते होते सिचुएशन ऐसा हो गया है, लोग का ये मान के चल रहा है जे खास अगर तुम्हारा मुकदमा और जेल भेजने का कुछ इसका सबूत है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? और अभिषेक बनर्जी भी समझ गया है उसका भेजना इतना आसान है नहीं, तो अभिषेक बनर्जी भी अपना तेवर पे आ गया है। और अभिषेक बनर्जी ऑलवेज ऐसा ही एटीट्यूड में है, जब किसी का खिलाफ कहते हैं, वो गणेश कुमार का खिलाफ जिस एटीट्यूड में कहते हैं, यहाँ भाषण भी उसके एटीट्यूड में देता है, चाहे सीपीएम हो चाहे बीजेपी हो, उसका तेवर ऐसे ही है। बड़ी बात तो कही प्रसून आचार्य, उन्होंने कहा कि तेवर जो है इसी तरह के आक्रामक राजनीति करते हैं ममता बनर्जी के भतीजे। और दूसरी चीज, ममता बनर्जी के भतीजे के खिलाफ अमित शाह ने, मोदी ने कई केस खोल रखे थे, ईडी के, सीबीआई के, और काफी समय से केस चल रहे हैं, कोई सबूत नहीं मिला। तो धीरे धीरे अभिषेक बनर्जी का डर खत्म हो गया। जब डर खत्म हो गया है तो और ज्यादा तैश में, और ज्यादा आप कह सकते हैं जोश में आ गए हैं, और इसलिए वो उन्होंने ज्ञानेश कुमार को मुंह पर बहुत कुछ कह दिया। एक चीज और जानना चाहेंगे प्रसून जी, अमित शाह ने कहा है, अमित शाह ने बंगाल में कहा है कि अगर हमने पश्चिम बंगाल जीत लिया तो 25 साल तक हम दिल्ली पर राज करेंगे। और उनका यह भी कहना है कि बंगाल हम शर्तिया जीतने जा रहे हैं, इस बार बंगाल हमारी मुट्ठी में आ रहा है और फिर 25 साल और हम राज करेंगे दिल्ली पे। क्या वाकई मुट्ठी में आ रहा है, आपको लग रहा है? क्योंकि आप तो हर सीट पर, हर क्षेत्र में, इलाके में आप गए हो, घूम रहे हो आप। क्या बंगाल बीजेपी के हाथ में जा रहा है, मोदी के हाथ में आ रहा है, या फिर ये बातें झूठ हैं, इसमें कोई दम नहीं है? देखिए, एक बात है, मुसलमान और रोहिंग्या का डर, बांग्लादेशी और रोहिंग्या, बांग्लादेशी रोहिंग्या 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो बोल रहा था, अभी तो हवा निकल गया ड्राफ्ट लिस्ट में, ना कोई रोहिंग्या ना कोई बांग्लादेशी इस तो नहीं पाए। इसका बाद फिर भी अमित शाह परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसी बात पर अमित शाह चिढ़ गया है, जो कहाँ मिला कि नहीं मिला, क्या है, उसका जवाब नहीं दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चला गया। दूसरा बात यही है, अभी वो लोग एकदम डटे हुए थे जब मुतुआ जो है वोट बैंक हमको वोट देगा, 30-32 सीट मुतुआ का है पिछले लोकसभा का चुनाव का। मुझे दादा मोटा मोटा बता दीजिए कि क्या मोटा मुझे बता देता है, मुतुआ का जो सीट जीता था वो डाउन होगा। बीजेपी का जो इंटरनल रिपोर्ट है, बीजेपी का जो इंटरनल रिपोर्ट है, उसमें है क्या बीजेपी 80 का सीट से ऊपर नहीं आगे बढ़ रही। ओहो, इंटरनल रिपोर्ट ऐसा 80 के ऊपर नहीं जा रहा है। सरकार कहां बनेगी? अरे भाई वही ना है, मुतुआ का जो सीट, वो लोग अभी 2 एमपी है, वो लोग सोचा था मुतुआ का 20 सीट जीतेगा, अभी जो मुतुआ का नाम कट गया ना एसआईआर में, इतना गुस्सा में है, वो 20 क्या, वो 5 सीट निकालने उसका मुश्किल हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम 140 के ऊपर है, 143, हाँ, 148 सीट चाहिए उनको, 148 सीट चाहिए, 48 सीट चाहिए, 150 मान के चलिए। और ममता बनर्जी एकदम निश्चित रूप से बैठे हैं, इसके चलते बंगाल में 120 सीट मुसलमान का वोट से निर्धारित होता है, उसमें मेजोरिटी सीट 80 सीट मुस्लिम मेजोरिटी में है, तो वो तो ममता जीत चुके हैं। अभी मान के बड़ी बात प्रसून दा ने कही, उन्होंने कहा कि अमित शाह भले ही कहें कि 2/3 बहुमत से वो जीत रहे हैं, या फिर बंगाल जीतने के बाद 25 साल दिल्ली पर राज करेंगे, इन बातों में बहुत दम नहीं है। क्योंकि बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट जो दादा ने देखी है, दादा कह रहे हैं कि उसमें बीजेपी का खुद असेसमेंट है कि 80 सीट जीत रहे हैं। अब बहुमत के लिए कम से कम 148 सीटें चाहिए, नहीं 150 सीट तक पहुंचना है बीजेपी को। बाकी सीटें कैसे जीतेगी? जो 60-70 सीटें हैं, जीतना बड़ा मुश्किल है। और ममता धीरे धीरे ग्रिप करती जा रही है। अमित शाह के हिंदू वोट बैंक में भी सेंधमारी कर रही है, कहीं मंदिर बना रही है, कहीं दुर्गा प्रतिमा बनवा रही है, और दूसरी तरफ मुस्लिम्स को भी अपने साथ लेके चल रही है। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन लखेड़ा साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर खेल कर रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने हरियाणा जीत लिया इसी फार्मूले पर, महाराष्ट्र जीत लिया, दिल्ली जीत लिया, बिहार जीत लिया, क्या इसी फार्मूले पर आपको लगता है कि बीजेपी कुछ बंगाल में भी खेल करतेगी, या आपको ऐसा नहीं लगता? आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है जवाब के लिए। देखिए, जो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी आज की तारीख में, जो मेरी भी रिपोर्ट है कि बंगाल में बीजेपी एक हारी हुई पारी लड़ रही है,
लेकिन देखिए, बीजेपी पहली बार नहीं, बीजेपी के साथ ऐसा, बीजेपी कई जगह कई राज्यों में गई, हारे हुए राज्यों को उन्होंने जीत में कन्वर्ट कर दिया। हरियाणा में बुरी तरह हार रहे थे, हरियाणा में तो डबल डिजिट क्रॉस करेंगे नहीं करेंगे, बीजेपी के नेताओं ने मुझे बताया कि डबल डिजिट नहीं कर रहा है, वहां वो 2/3 बहुमत लेके आ गए। तो सवाल यह है कि ये जो कुछ हो रहा है, जो बंगाल में राजनीतिक पार्टी और चुनाव आयोग के बीच में जो झगड़ा फसाद हो रहा है, उसके लिए मौजूदा जो बीजेपी है वही जिम्मेदार है, वही इलेक्शन कमीशन को प्रवोक कर रही है कि तुम इसी तरह से कुछ टेंशन क्रिएट करो, ध्यान बटाओ, उससे कुछ भारतीय जनता पार्टी को कुछ मदद हो जाएगी। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि बीजेपी की गलतफहमी है। ममता बनर्जी से टक्कर लेना, टीएमसी के कैडर से टक्कर लेना आज की तारीख में, ये इनके बस की बात नहीं है। और ये जो नागरिकता तय करने का काम जो चुनाव आयोग को सौंप दिया गया है कि कौन भारत का सिटीजन होगा कौन नहीं होगा, ये इलेक्शन कमीशन को भारी पड़ेगा, ये मैं कह सकता हूँ जी। लास्ट 30 सेकेंड प्रसूनदा, बंगाल में डबल इंजन की सरकार नहीं है। हमने अभी जितनी बात करी कि हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, दिल्ली जीता, बिहार, हर जगह डबल इंजन की सरकार थी। दिल्ली में भले आम आदमी पार्टी की सरकार हो, पुलिस अमित शाह के हाथ में थी। क्या आपको लगता है कि सिंगल इंजन है महाराष्ट्र में, बंगाल में सिंगल इंजन है? ममता बनर्जी के पास सारा जो चाहे वो बीएलओ हो, चाहे रिटर्निंग ऑफिसर हो, चाहे डीएम हो, पुलिस हो, सब तो ममता के हाथ में। क्या इतना आसान नहीं होगा ज्ञानेश कुमार के लिए खेल करना, इलेक्शन कमीशन के लिए खेल करना? इट्स नॉट इजी। 30 सेकंड सर, इट्स नॉट ये इजी। बात आपका एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि ममता बनर्जी कई 2-3 दफा मीटिंग किया, पब्लिक मीटिंग किया है मैंने, और उसमें बोला है देखिए जितना भी बीएलओ है, जितना भी डीएम है, जितना भी एसडीओ है, मैंने एआरओ जितना है, वो कितना दिन इलेक्शन कमीशन का हाथ में रहेगा? चुनाव का 2-3 महीने ना रहेगा, फिर तो हम ही सरकार पे आ जाएगा। तो आप ठीक से काम कीजिए। ओके, हाँ, हमारा बात सुनिए, आप ठीक से काम कीजिए, कानूनी ढंग से काम कीजिए। ऐसा नहीं है कानून का बाहर काम कीजिए, लेकिन सरकार हमारा है और सरकार हमारी रहेगा, ये सोच के और दिमाग में घुसा के काम कीजिए बस। ओके, सिग्नल एकदम स्पष्ट और क्लियर है, पब्लिकली कह दिया। ओके। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल में अमित शाह ने जो सबसे ताजा बयान दिया, उनका कि बंगाल हर कीमत पर जीतना है और बंगाल जीत के हम 25 साल परमानेंट हम दिल्ली पर और राज करेंगे। ये उनका आज का बयान है, ताजा बयान है। लेकिन मुश्किलें ये हैं कि बंगाल में डबल इंजन की सरकार नहीं, सिंगल इंजन है। इलेक्शन की जो स्टेट मशीनरी है वो ममता बनर्जी के हाथ में। ज्ञानेश कुमार इसीलिए हो सकता है परेशान हो, इसीलिए वो भिड़ गए ममता बनर्जी के भतीजे से, और वहां गर्मा गर्मी हो गई, पहली बार देखने को मिली। लेकिन ये हम अभी फिलहाल कह सकते हैं, जो दादा कह रहे हैं कि अभी 80 सीट पर 80 सीट ही मोदी और शाह की झोली में जाते हुए दिख रहे हैं। 150 तक पहुंचना है। अब ये 60-70 सीट क्या वो 2-3 महीनों में इसका इंतजाम कर लेंगे? वैसे लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि है तो मुश्किल, लेकिन गुजरात लॉबी का कोई भरोसा भी नहीं है। जिस तरह से हरियाणा जीत लिया, महाराष्ट्र में किल कर दिया, हो सकता है किसी नए फार्मूले के साथ मोदी और शाह बंगाल में आए। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि ममता बनर्जी और भतीजे, ये जो शेरनी है और शेरनी का भतीजा जो है, इससे निपटना इतना आसान तो नहीं है। और जिस तरह की गर्मा गर्मी हो रही है, उससे संकेत साफ मिल रहे हैं, इट्स नॉट इजी, द ट्रैक इज नॉट इजी ऑफ बंगाल। लखड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, और प्रसून दा आपके बहुत बहुत शुक्रिया। अंदर की बातें रहती भाई, हम तो अभिषेक बनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, आपने कहा कि जब वो बैट बॉल खेलते, जब स्कूल नहीं जाता था, तो तब से हम जानते हैं। अब इस तरह का गेस्ट मिल जाए तो ये तो हमारा भी सौभाग्य, दर्शकों का भी सौभाग्य कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको आप बचपन से जानते हैं। थैंक यू सो मच दादा फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।